हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, रेलवे में सिलेक्शन मतलब कि पीवाईक्यू। रेलवे में सिलेक्शन लेने के लिए फ्रेंड्स पीवाईक्यू क्वेश्चंस का महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि फ्रेंड्स इतिहास में अब तक रह चुका है कि रेलवे के एग्जाम पे जो है पिछले ईयर के क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स रेलवे पे जो है बहुत सारे शिफ्टों में एग्जाम होते हैं, जो कि आपके रेलवे एग्जाम 2018 में जो आपके एग्जाम हुआ था, इसमें टोटल 135 शिफ्ट का एग्जाम हुआ था। और 135 शिफ्ट में फ्रेंड्स इतने क्वेश्चंस को बनाना मुश्किल है। इसीलिए फ्रेंड्स रेलवे में जो है एग्जाम पे जो है क्वेश्चंस रिपीट करना पड़ता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स आप अगर रेलवे एग्जाम्स ग्रुप डी की इस बार अगर तैयारी करें फ्रेंड्स, तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स मैं इस पे बताऊंगा आपको टोटली 135 शिफ्ट का साइंस के जो क्वेश्चंस होंगे उसका मैं पीवाईक्यू कराने वाला हूं, जो आपके ग्रुप डी के स्पेशल होंगे। जो 100 क्वेश्चंस में से फ्रेंड्स आपके 25 क्वेश्चन साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सारे फ्रेंड्स एक एक डेट वाइज हम लोग कवर करेंगे। आज का डेट होगा हमारा 10/10/2018 में जो पूछा गए थे साइंस के क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा, नहीं तो फ्रेंड्स आपकी बेवकूफ़ी होगी। मेरा मतलब है कि आप अगर पीवाईक्यू क्वेश्चंस को नहीं लगाते हैं तो ये आपकी गलती होगी। इसलिए फ्रेंड्स आप कोशिश जरूर कीजिए कि आप सारे शिफ्टों के पीवाईक्यू क्वेश्चंस एक बार जरूर रीड कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन एपिसोड 3 शुरू करते हैं। एक एक करके क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था हमारा 8वां क्वेश्चन, जो आपके साइंस का क्वेश्चन था। साइंस में क्वेश्चन में आपके लिए पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा जो है आपके मैग्नीज के बारे में सही नहीं है। मैग्नीज जो फ्रेंड्स आपको प्रोडक्ट टेबल में मिल जाएंगे, यानी कि मैग्नीज जो Mn इसका संकेत होता है, इनके बारे में आपको सही कथन चुनना है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक, लोहा, टोएटर्स इत्यादि के हीटिंग तत्वों में किया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉनिक में और स्टोरेज और हीटिंग तत्वों में किया जाता है। तापमान उच्च स्तर पर अपने प्रतिरोध को प्रभावित करता है, तो ये गलत है। ये जो है प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है तापमान के उच्च स्तर पर। मैग्नीज यह विद्युत धनात्मक तत्व है, ये भी सही है। और यह आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता, ये भी सही है। यानी कि फ्रेंड्स आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जो है तापमान के उच्च स्तर पर अपने प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था 13वां क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हाँ, और एक फ्रेंड्स आपको मैं एक बार और बता दूं कि आप कोशिश जरूर कीजिए फ्रेंड्स कि आप एक कलम और एक कॉपी लेकर जरूर बैठिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। आप उसको जरूर नोट्स बना लीजिएगा, या फिर फ्रेंड्स आपको जो फॉर्मूला लगेंगे आप उसको भी नोट्स बना लीजिएगा, और जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उस क्वेश्चन को भी आप एक बार नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्या पूछा गया था फिजिक्स से रिलेटेड। जब 10 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण की गणना कीजिए। तो यानी कि फ्रेंड्स आपको इसमें त्वरण गिनना ज्ञात करना पड़ेगा, जिनमें से आपके बल दिए गए हैं, द्रव्यमान दिए गए हैं और त्वरण आपको ज्ञात करना है। तो त्वरण बराबर आप में फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, त्वरण ज्ञात करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला है आपका F बराबर, जो आपको फॉर्मूला प्राप्त होते हैं F बराबर ma, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही बल कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बल का मान दे दिया गया है 100 न्यूटन। 100 न्यूटन बराबर द्रव्यमान आपको कितना दिया गया है 50 केजी। 50 से मल्टीपल करना और त्वरण जो आपको ज्ञात करना है त्वरण ही रहने देना। अब इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 50 से 2 चले जाएंगे, तो यानी कि हमारा त्वरण निकल के आ जाएगा 2। और त्वरण का मात्रक जो होता है फ्रेंड्स आपके मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब इसके अनुसार से आपके आंसर खोजना है। तो इनमें से आपके क्या हो जाएंगे 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इनमें से फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी आपको बहुत ही कंफ्यूज करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप एक बार जरूर कोशिश कीजिए कि मात्रक को एक बार जरूर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 2 मीटर सेकंड स्क्वायर है और यहाँ पर जबकि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो इस तरह के ऑप्शंस फ्रेंड्स आपको एग्जाम पे देखने को मिलेंगे। तो आप इस तरह के ऑप्शंस को एक बार जरूर अच्छी तरह से रीड कीजिएगा। इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 2 मीटर प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारा 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन में पूछा गया था आपके आवर्त सारणी से रिलेटेड। फ्रेंड्स मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूँगा कि रेलवे के एग्जाम पे जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मात्रा में रिपीट होते हैं, जो आपके फ्रेंड्स 60 से 70% जो है आपके क्वेश्चंस एग्जाम पे रिपीट हो जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स आपका ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस का सेशन लगाना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। और आपको इस सेशन के माध्यम से फ्रेंड्स अनुमान लग जाएंगे कि आपके किस लेवल के एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस क्षेत्र से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा। आपके क्या है क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं इन चारों में से जिनका संबंध जो है आधुनिक आवर्त सारणी का नाम से संबंधित है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर डी, एजी मोस्ले। एजी मोस्ले साहब ने ही आधुनिक आवर्त सारणी का नियम दिया, जो आपके परमाणु संख्या पर आधारित है। हालांकि फ्रेंड्स मोस्ले साहब से पहले मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी दे चुका था 1869 ईस्वी में, किंतु जो आधुनिक आवर्त सारणी दिया गया था ये आपके एजी मोस्ले साहब के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32वां क्वेश्चन है। 32वां क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। 32वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था
सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? आपके फॉर्मूला बेस अधिकतर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आप कोशिश जरूर कीजिए फ्रेंड्स कि आपके केमिस्ट्री के जितने भी फॉर्मूला बनते हैं आप उसको एक बार नोट्स बनाकर जरूर पढ़ लीजिए। नहीं तो फ्रेंड्स आप हमारे सेशन से बने रहिए। मैं यहाँ पे स्पेशली ग्रुप डी का तैयारी कराता हूँ। आपको जो है सारे सब्जेक्ट तो नहीं, ओनली स्पेशल साइंस के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं उसको कवर कराया जाएगा। तो ध्यान रखिए, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, तो आप इन्हीं में से आप खोज लीजिए। सोडियम के संकेत क्या होते हैं? Na सोडियम होते हैं, और कार्बोनेट है तो कार्बोनेट के लिए क्या होते हैं? CO3। तो बस इस तरह से आपका हो जाता है, लेकिन इसको संतुलित नहीं है फ्रेंड्स, ये यौगिक जो है आपके संतुलित नहीं है, इसलिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो है 2 लगाना पड़ेंगे। तो Na2CO3 इस तरह से आपके राइट फार्मूला बन जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मूला जो होते हैं Na2CO3। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पूछा गया था 35वां क्वेश्चन पूछा गया था आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था। तने के जरिए कौन फैलता है? तने के जरिए कौन फैलता है? ऑप्शन है आपके ब्रायोफाइलम, गुलाब, ब्रायोफाइला और इमली। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, गुलाब राइट आंसर हो जाए, क्योंकि ये तने के जरिए के फैलता है, यानी कि फ्रेंड्स इसको टहनी को यानी कि डाल को काट करके लगाया जाता है और इन्हीं के माध्यम से अन्य पौधे का निर्माण होता है। इसीलिए कहा गया है कि 10 तने के जरिए फैलता है, यानी कि आपके पास एक गुलाब के पौधा है, आप इनको अगर 1000 बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? इसके तने को काट करके जो है, इन्हीं तने को काट करके आप अन्य जगह पे लगा सकते हैं। इस तरह से जो है आपके जरिए फैलेगा, यानी इनकी संख्या में वृद्धि होगी, इसलिए कहा गया है कि तने के जरिए फैलता है। अगला 36वां क्वेश्चन है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है, यह कौन सा नियम स्थापित करता है? जैसे फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मूला क्या होते हैं? CO2 आपके फॉर्मूला होते हैं। अब कार्बन के द्रव्यमान कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? आपके कार्बन के द्रव्यमान हो जाएंगे 12 और ऑक्सीजन के द्रव्यमान हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का अनुपात हो जाएंगे आपके 32। आप इन्हीं को देखिए फ्रेंड्स, इसको अनुपात में जो है कटा सकते हैं, इसको छोटा बनाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 4 × 12 और 4 × 8 32, ये आ गया 3:8, यानी यही जो दिया गया है। तो ये नियम जो बन के आया फ्रेंड्स, ये कौन से नियम बन के आया? इसके अंतर्गत हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लगातार अनुपात का नियम हो गया, क्योंकि फ्रेंड्स ये अनुपात जो है आपके छोटे किए गए। अब लगातार कैसे बन रहा है, इस पर देखिए 12 है, 12 से आपके निकल के आएंगे कितना? 6 आएंगे, और 16 है, 16 से निकल के आएंगे 32 है, 32 से निकल के आएंगे हमारे 16, और फिर इन्हीं 6 में से निकल के आएंगे 3, और इन्हीं 16 में से हमारे निकल के आएंगे कितना? 8, यानी एक प्रकार के लगातार क्रम में घट रहे हैं। इसी से आप ध्यान रख लीजिएगा कि लगातार समानुपात का नियम। सॉरी फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, लगातार समानुपात का नियम हो जाएंगे। नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन पूछा गया था। 48वां क्वेश्चन पूछा गया था आपके, ठीक है, कि 9 ओम, 4 ओम और 12 ओम के मान के 3 प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हैं, परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो समतुल्य प्रतिरोध की बात अगर बोले फ्रेंड्स, तो इसको आपको इस तरह बनाना है, 1/1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इस तरह से आपको बनाना है। यानी समतुल्य प्रतिरोध के लिए R मान लिए, उसके बाद यहाँ R1 R3 है, तो उसको सबको क्या करेंगे? 1/9 + 1/4 + 1/12। अब इन्हीं को जब फ्रेंड्स एलसीएम करेंगे, एलसीएम हमारे निकल के आ जाएंगे 36, और जब इसको हल करेंगे तो आ जाएंगे हमारे 4, तो कितना आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे, उसके बाद 9 आ जाएंगे, उसके बाद 3 आ जाएंगे। इस तरह से हमारे कितने हो जाएंगे? टोटल 16/36 हो जाएंगे, 36, और यहाँ 1/R रहेंगे। उनके बाद इसको क्या करेंगे? हमारे 1/R बराबर 16 कितने हो जाएंगे? 4 से कटेंगे तो 4 × 16 और 4 × 9 = 36। अब इसी को जब उलटेंगे फ्रेंड्स, यानी R हमारा नीचे है, समतुल्य प्रतिरोध होना चाहिए, तो यानी R ऊपर आना चाहिए, किसी भी संख्या जो है बटे में नहीं रहना चाहिए, जो हम फिक्स मान के याद करेंगे। तो अब इसी को जब उलटेंगे तो हमारे इस तरह से 9/4 आ जाएंगे, और इन्हीं को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे आ जाएंगे 2.2। इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, समतुल्य प्रतिरोध बराबर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सारे के सारे बटे में होंगे। 1/R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3, इस तरह से हमारे प्रतिरोध निकल के आ जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। 49वां क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि एक हवाई जहाज 400 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल क्या होगा? तो बल बराबर जो एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, या फिर आप कार्य बराबर वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमें यहाँ पे दूरी दिया गया है और जूल दिया गया है, तो हमें कार्य बराबर एक फॉर्मूला हमें मालूम है। कार्य बराबर जो आपके फॉर्मूला होते हैं बल इंटू विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान रखिएगा, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, बल इंटू विस्थापन। तो कार्य हमारा कितना दिया गया? 20,000 जूल, और बल कितना है? बल हमें ज्ञात करना है, तो बल के लिए हम x मान लेते हैं, इंटू विस्थापन हमारा क्या है? 400 मीटर, 400 मीटर से मल्टीपल कर देंगे 4000 मीटर। अब इसमें देखिए 3 0 कैंसिल, यहाँ पर भी 3 0 कैंसिल, 4 को इनसे डिवाइड करेंगे 20, यानी 5 आ जाएंगे, यानी x की वैल्यू हमारे निकल के आ जाएगी 5। इस तरह से हमारे राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर
ए 5 न्यूटन, यानी 5 न्यूटन का बल लग रहा है। ये जरूरी है फ्रेंड्स कि आप जरूर फार्मूला को एक बार नोट्स बना लीजिए। इनमें से फ्रेंड्स आपके फार्मूला जो होते हैं तो वही आपके महत्वपूर्ण रूल होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको कार्य बराबर जो है बल इंटू विस्थापन, ये फार्मूला आप जानते हैं तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा पूछा गया था 53वां क्वेश्चन, फाइटोक्रोम का एक प्रशांत रूप क्या है? बायोलॉजी के क्वेश्चन से फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा फाइटोक्रोम का एक प्रशांत रूप जो है वो है आपके ऑप्शन नंबर ए P660। P660 जो है एक फाइटोक्रोम का एक प्रशांत रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 57वां क्वेश्चन, 57वां क्वेश्चन पूछा गया था आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनेगा? फेरस सल्फेट को आप टेस्ट ट्यूब पे गर्म करते हैं तो इनका क्या उत्पाद बनेंगे फ्रेंड्स? इसके राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे आपके फेरिक ऑक्साइड, पानी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेंगे। यानी कि फ्रेंड्स एक बार मैं कोशिश करता हूँ फॉर्मूला लिखने का, FeSO4। इसको जब आप पानी के साथ गर्म करते हैं तो यानी कि 7H2O, इनके साथ में 7H2O जल की मात्रा होती है। 7H2O को जब इसे गर्म करेंगे फ्रेंड्स तो इनके क्या प्राप्त होते हैं? ध्यान रखिएगा, Fe2O3 प्लस SO4 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, जो यहाँ पर बोला है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 यानी SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्राप्ति होगी और जो है जल की प्राप्ति होगी यानी H2O की प्राप्ति होगी। तो ध्यान रखिएगा, जब फेरिक ऑक्साइड को, फेरस सल्फेट को आप अगर गर्म करते हैं FeSO4 के साथ आप अगर गर्म करते हैं तो इनका आपको सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होंगे, जल प्राप्त होंगे और फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 58वां क्वेश्चन, हाइड्रोजन और आर्गन में क्या समानता है? हाइड्रोजन तत्व और आर्गन तत्व में क्या समानता है? ऑप्शन आपके दोनों द्रव्य धातु हैं, बिल्कुल गलत है। दोनों द्रव्य धातु नहीं है बल्कि दोनों गैसीय धातु है फ्रेंड्स। दोनों धातुओं का प्रयोग गुब्बारों में किया जाता है, बिल्कुल नहीं। ये जो है आपके हीलियम का प्रयोग किया जाता है लेकिन आर्गन का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह दोनों उच्च विसरण दर है, ये भी नहीं है। जबकि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे फ्रेंड्स, आपके दोनों का बाह्यतम कोश जो है आपके पूर्ण भरा होता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये शून्य वर्ग का तत्व है। यानी कि जो आपके आवर्त सारणी में 18वें समूह होते हैं, दोनों तत्व उन्हीं समूह से संबंधित है। और एक ही समूह में क्या होते हैं, इनके बाह्यतम कोश जो होते हैं पूर्णतः भरा होते हैं। जिस प्रकार के आपके हीलियम के ऑटोमिक नंबर होते हैं 2 होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 ही प्राप्त होंगे। जबकि आर्गन के ऑटोमिक नंबर होते हैं फ्रेंड्स आपके 18 होते हैं, यानी 18 होते हैं। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होंगे? 2 प्राप्त होंगे, 8 प्राप्त होंगे और कितने हो जाएंगे? 8 प्राप्त होंगे। इस तरह से हमारे जो है अष्टक जो है हमारे पूर्ण होते हैं। ये जो 8 जो है अपने आप में कक्षक पूर्ण है और ये 2 जो है ये भी अपने आप में कक्षक पूर्ण है। इसी वजह से आपके राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, दोनों के बाह्य कोश जो है पूर्ण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे 62वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर करते चलिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा निम्न में से कौन सा जिम्नोस्पर्म है? निम्न में से कौन सा जिम्नोस्पर्म है? यानी कि फ्रेंड्स अनावृतबीजी है। अनावृतबीजी कौन है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, चीड़। चीड़ पौधा जो है फ्रेंड्स आपके अनावृतबीजी पौधा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 63वां क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्व त्वरण शून्य होती है? पृथ्वी में जो फ्रेंड्स ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे गुरुत्व जनित त्वरण जो है शून्य होता है? इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर जो है आपके गुरुत्व जनित त्वरण का मान शून्य होता है। आप एक चीज़ ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये मान लें हमारा पृथ्वी है, पर ये जो सतह है इन्हीं सतह पर जो है आप सतह से नीचे जाएंगे पृथ्वी के अंदर या फिर सतह से ऊपर जाएंगे तो आपको गुरुत्व जनित त्वरण घटता हुआ प्रतीत होगा। तो इसलिए हम लोग केंद्र की ओर जा रहे हैं, इसी वजह से जो है शून्य त्वरण एक ऐसा जगह आएगा पृथ्वी के केंद्र पर जहाँ आपको शून्य त्वरण की प्राप्ति होगी। और अगर ध्रुवों की ओर अगर जाते हैं तो आपको ध्रुवों की ओर जो है ध्रुवों की ओर बढ़ता हुआ भार प्रतीत होगा और जो है कि भूमध्य रेखा पर समान रहता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके पूछा गया था 63 के बाद आज जाएंगे आपके 69वां क्वेश्चन। 69वां क्वेश्चन से आपका पूछा गया था क्या है? 69वां क्वेश्चन फिजिक्स से क्वेश्चन है फ्रेंड, सॉरी केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है तो तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो अब फ्रेंड्स आपको इनमें तत्व की द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं वो आपको जानना होता है। तो किसी भी तत्व के द्रव्यमान संख्या जो होते हैं फ्रेंड्स वो होते हैं, द्रव्यमान संख्या जो आपके होते हैं वो प्रोटॉन की संख्या और जो है न्यूट्रॉन की संख्या के योग को कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जो है आपके क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी तत्व का द्रव्यमान संख्या जो होगा वो आपके प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं। तो हमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11 है। 11 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 12 है। इस तरह से हमारे निकल के आ जाएंगे कितने? 23 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 23। इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर
डी हो जाएंगे। डी हो जाएंगे हमारे राइट आंसर। यानी वह तत्व कौन से हैं, तो 23वें तत्व का जो है हमारा कौन हो जाएंगे, 23वें तत्व का आवर्त में कौन से तत्व, 23वें आवर्त का जो तत्व है यानी कि 23वें परमाणु संख्या वाले जो तत्व है फ्रेंड्स वो हो जाएंगे आपके वैनेडियम। वैनेडियम जो होते हैं फ्रेंड्स उनका परमाणु संख्या जो है 23 है। इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारा 73वां क्वेश्चन। 73वां क्वेश्चन पूछा गया था आपके क्या है, आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है। इसमें भी फ्रेंड्स आपको फॉर्मूला जानने की जरूरत है, तो ध्यान रखिएगा आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है। तो आवृत्ति बराबर फॉर्मूला ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आवृत्ति बराबर जो फॉर्मूला होते हैं, आवृत्ति बराबर 1 आवर्त काल होते हैं। ठीक है, आवर्त काल ये फॉर्मूला होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आवृत्ति और आवर्त काल दोनों को अगर गुणनफल किया जाए फ्रेंड्स यहाँ नीचे 1 मानकर, तो आवृत्ति मल्टीपल आवर्तकाल इनको गुणनफल करेंगे तो हमें किन की प्राप्ति होगी, ये वाले 1 की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से आपके बनते हैं आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल 1 होते हैं। इस तरह भी आपके क्वेश्चन बने जा चुके हैं। जबकि आवृत्ति बराबर फॉर्मूला होता है 1 आवर्तकाल। तो इसके अनुसार ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स। कौन से राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यानी कि जो आवर्तकाल है यहाँ स्थान परिवर्तन किया गया है, आवर्तकाल को यहाँ लिखा गया और आवृत्ति को यहाँ लिखा गया है, इस वजह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, आवर्तकाल बराबर 1 आवृत्ति। अगर जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड्स ए है, ए बराबर 1/b है। अब इसी चीज़ को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, b बराबर 1/a लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप अगर यहाँ क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या प्राप्ति हो जाएंगे, स्थान परिवर्तन हो जाएंगे सिर्फ, और क्या होंगे, ए हो जाएंगे। अब इन्हीं चीज़ को फ्रेंड्स यहाँ पे ए जो है, ए को यहाँ पर भी विस्थापित कर सकते हैं। इसी वजह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था 75वां क्वेश्चन। 75वां क्वेश्चन से आपके गुरुत्वजनित त्वरण क्या है। गुरुत्वजनित त्वरण मैं फिर से बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप अगर रेलवे की तैयारी करना चाह रहे हैं तो फ्रेंड्स आपके जितने भी आपके फॉर्मूला बनते हैं आप सबको अच्छी तरह से रट लीजिए, या फिर कोशिश कीजिए कि समझते हुए याद कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स रेलवे ही ऐसा एग्जाम है जो आपको फ्रेंड्स आसानी से सिलेक्शन देने वाला है। आप अगर इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फ्रेंड्स जो आपके 2018 में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं, आप अगर उनमें फ्रेंड्स 80% भी आप अगर कोशिश कर पाएँ कि कवर कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि फ्रेंड्स रेलवे पे कई सारे शिफ्टों में एग्जाम लेना होता है, जिसकी वजह से उसे एग्जाम पे क्वेश्चन जो रिपीट करना पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स रेलवे में सिलेक्शन पाने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का महत्वपूर्ण रोल होता है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये सेशन आपके लिए पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, कंटेंट पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे 75वां क्वेश्चन है गुरुत्वजनित त्वरण उदाहरण है, यानी किसका त्वरण है। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे gm/r²। गुरुत्वजनित त्वरण जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, जी बराबर जो फॉर्मूला होते हैं आपके gm/r² होते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये आपके फॉर्मूला होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे 78वां क्वेश्चन। 78वां क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इस तरह के क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको एग्जाम पे जरूर देखने को मिलेंगे। अधिकतर जो है इस क्वेश्चन के अनुमान से फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अधिकतर अभ्यर्थी जो होते हैं विभिन्न पदार्थों के पीएच की मान ज्ञात करके जाते हैं। जिस प्रकार शराब के पीएच मान होंगे, दूध के पीएच मान होंगे, नींबू के पीएच मान होंगे, इसको याद करके जाते हैं। लेकिन स्पेशल पीएच का मतलब क्या होता है वो शायद मालूम नहीं रहते हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस का अनुमान तभी लग पाएंगे तो आपको फ्रेंड्स आपको प्रीवियस क्वेश्चंस देखना ही होगा। तो जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है, देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पीएच स्केल किसी विलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है। सही बात है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। इसमें पी का अर्थ क्या है, अब लो पी का अर्थ ही पूछ लिया गया है। तो पी का अर्थ जो होता है फ्रेंड्स आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, पोटेंटेज होते हैं, जिसका जर्मन में अर्थ होता है आपके पावर, यानी कि शक्ति होते हैं। तो ध्यान रखिएगा पोटेंटेज जो है इन्हीं पीएच का वैल्यू में जो पी है उस शब्द का अर्थ होता है पोटेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 83वां क्वेश्चन है सोने को तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है। क्यों मिश्रित किया जाता है सोने को तांबे के साथ, तो इस पर देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सोने को जो है कठोर बनाने के लिए उसमें जो है तांबे को मिश्रित किया जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स आपके शुद्ध सोना जो होते हैं आपके 24 कैरेट का होता है, और शुद्ध सोना जो है आपके यूजेबल नहीं हो सकते, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी नरम होता है। इसी वजह से फ्रेंड्स उसमें कठोर प्रदान करने के लिए उसमें जो है आपके तांबा की प्रयोग किया जाता है, यानी तांबा को मिश्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88वां क्वेश्चन। 88वां क्वेश्चन क्या है हमारा, कोलेन कायमा ऊतक की कोशिकाएं डैश से स्थानों कोनों पर मोटी होती है। कोलेन कायमा ऊतक की कोशिकाएं डैश में कोनों पर मोटी होती है, तो उसे कौन सा स्थान है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज और पैक्टिन। सेल्यूलोज और पैक्टिन नामक स्थान पर जो है कोलेन कायमा की ऊतक जो है मोटी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 91वां क्वेश्चन। 91वां क्वेश्चन क्या है हमारा, 91वां क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, एक तरंग का वेग भी
और आवृत्ति f और तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, इसमें से डैश स्थान पर क्या होगा। यानी कि फ्रेंड्स आपको वेग दिया गया है, आवृत्ति दिया गया और तरंग दैर्घ्य दिया गया है। अब इन्हीं में से फ्रेंड्स आपको फॉर्मूले का निर्माण करना होगा। तो आप फॉर्मूला बराबर आपको तो जानना अनिवार्य है, तो ध्यान रखिएगा। तरंग का वेग फॉर्मूला होते हैं, तरंग का वेग फॉर्मूला जो होते हैं आपके आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के गुणनफल होते हैं। आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के फॉर्मूला होते हैं, यानी कि आप इस तरह से लिख सकते हैं, आवृत्ति यानी v बराबर हो जाएंगे आपके आवृत्ति यानी f इंटू तरंग दैर्घ्य। तो इस तरह से राइट आंसर निकल के आ जाएंगे, f इंटू तरंग दैर्घ्य। अब इनमें से फ्रेंड्स राइट ऑप्शन चेंज कर लेंगे, कौन हो जाएंगे हमारे राइट ऑप्शन नंबर हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हमारे राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तरंग की चाल बराबर आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के गुणनफल होते हैं। राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारा 92वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ऐसी कौन सी धातु है जो आपके वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो इनमें से फ्रेंड्स आप लोग सभी जानते होंगे कि सोने पे जो है आपके जंग नहीं लगते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वो वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसी वजह से उसमें जंग नहीं लगते हैं। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। सॉरी फ्रेंड्स, आपके जो है आपके प्लेटिनम में जंग लगते हैं, तो इसलिए इसके राइट आंसर नहीं होंगे, बल्कि राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। स्वर्ण और रजत ऐसे पदार्थ हैं, सोने और चांदी जो है फ्रेंड्स आपके जिसमें जंग नहीं लगते हैं, यानी कि धातु की क्रिया अभिक्रिया नहीं करती है, इसी वजह से राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, स्वर्ण और रजत हो जाएंगे। नेक्स्ट 99वां क्वेश्चन पूछा गया था। 99वां क्वेश्चन है, उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। बल और वेग के गुणनफल के बराबर क्या होते हैं, तो इसके राइट आंसर कीजिएगा शक्ति। राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पावर बराबर जो होते हैं फ्रेंड्स बल और वेग के गुणनफल को शक्ति कहते हैं। बल और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 100वां क्वेश्चन, डैश ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। ऐसा कौन सा ऊतक है ऊतक प्रकारों में से जो आपके अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक जो है अलग अलग पृथक हो जाते हैं, क्योंकि उनको स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होनी पड़ती है, इस वजह से राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। फ्रेंड्स तो हमारा इन 100 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहीं से समाप्त हुआ। आपको ये सॉल्यूशन कैसे लगे फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाइएगा। और फ्रेंड्स आप अगर हमारे इस सेशन पे नए हैं तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आपको एक और जरूर सूचना बता दूँ, आप अगर इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट PYQ नेक्स्ट सेशन को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।